Hello everyone, welcome back to Novel Chemistry classes. Now today's videos for class 12 from the solid state. Now today's topic is types of crystalline solids and what is lattice, what is unit cells, and so we will discuss that one by one. Now the first topic is that types of crystalline solid. Types of crystalline solid. In last video we have discussed about the crystalline solids and amorphous solids. Now in crystalline solids the constituent particles are arranged in a regular arrangement. Now here four types of crystalline solids, that is first is ionic solid, second is metallic solid, third is covalent solid, and fourth is molecular solid. Molecular solid. Now here the question is arise that what is ionic solid, what is metallic solid, what is covalent solid, and what is molecular solids. Now first of all that what is ionic solid, तो हम सबसे पहले अगर बात करें ionic solids की, तो यहाँ जो constituent particles होते हैं, here is constituent particle. In ionic solid that is ions, जो ionic solids होते हैं इनके अंदर जो constituent particles होंगे वो क्या होंगे, ions होंगे. अब हमने ions में भी पढ़ा है कि ions दो टाइप्स के होते हैं, या तो वो क्या होगा, cations हो सकता है या फिर anion भी हो सकता है. Now it may be cations or it may be anions. In the ionic solids the constituent particles are ions which may be cations or anions. Now in second, the constituent particles in metallic solid is that metal atom. Metal atom. जो metallic solids होते हैं इसके अंदर जो constituent particles होते हैं, यानी कि जिससे वो solid मिलकर बना हुआ है, वो क्या होते हैं, metal atoms होते हैं. जो metal atoms constituent particles से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम कहते हैं metallic solids. And covalent solid, कोवलेंट सॉलिड्स के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होंगे भाई, कोवलेंट बॉन्ड किसके बीच में होता है, नॉन मेटल्स के बीच में होता है. तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे दैट आर नॉन मेटल एटम. एंड इन द लास्ट, इन द मॉलिक्यूलर सॉलिड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल एटम, मे बी मॉलिक्यूल या फिर एटम. अब सबसे पहले बात हम करें कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, हमने कहते हैं कि कोई भी ये सॉलिड है, ठीक है, तो ये सॉलिड किससे मिलकर बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी कि जिससे वो मिलकर बना हुआ है. इट मीन्स इन सबको, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ये, इन सबको जब कंबाइन किया तो इसने क्या बनाया, एक बड़ा स्फीयर यानी कि बड़ा एटम बनाया. तो इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से ये क्या बना है, हमारे पास एक पूरा सॉलिड बना है. तो यहाँ जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, फर्स्ट में इसने कहा कि वो क्या हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं. आयंस का मतलब ये जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे के साथ क्या होंगे, मिलेंगे, जॉइंट होंगे, तो ये जॉइंट जिससे होते हैं, यानी कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो आपस में जिस बॉन्ड से बंधे हुए होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं. यानी कि किस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपस में जॉइंट है. तो यहाँ अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो सबसे पहले देखिए, यहाँ हमने कहा आयनिक सॉलिड्स, तो आयनिक सॉलिड्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमने पढ़ा. अब बात करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो यहाँ आयंस है,
देखिए आयंस, आयनिक सॉलिड्स कौन से होंगे जिनके बीच में कैसा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। और आयनिक बॉन्ड किसके बीच में होता है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होता है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे हम NaCl लेते हैं, तो यहाँ NaCl के अंदर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, यानी कि जो Na है वो क्या एक कैटायन है और Cl नेगेटिव दैट इज एनायन। तो यहाँ इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन से फोर्स होगा, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जिसे हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड को। तो यहाँ जो आयनिक सॉलिड्स होंगे उनके बीच में फोर्स कैसा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अगर हम मेटेलिक सॉलिड्स की बात करें तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दैट इज मेटेलिक बॉन्ड। मेटल्स के बीच में कैसा होगा, दैट इज मेटेलिक बॉन्ड। नेक्स्ट इज कोवलेंट सॉलिड। तो यहाँ कोवलेंट सॉलिड्स के बीच में जो बॉन्ड होगा दैट इज कैसा बॉन्ड होगा, किस बॉन्ड के थ्रू वो सॉलिड्स फॉर्म करेंगे, कोवलेंट सॉलिड है तो इसका मतलब कोवलेंट बॉन्ड होगा। कोवलेंट बॉन्ड यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हियर इज अ कोवलेंट बॉन्ड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड इन द मॉलिक्यूलर सॉलिड द वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट। वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा होता है, बहुत ही ज्यादा वीक होता है, यानी कि आसानी से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अलग अलग किया जा सकता है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और मेटेलिक बॉन्ड यहाँ पे जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होते हैं, ये आपस में बहुत ही टाइटली बाइंड होते हैं। सीधी सी बात है, यहाँ हमने पहले ही देख लिया कि जो आयन से है वो किससे मिलकर बना होता है, कैटायन और एनायन से मिलकर बना हुआ है, यानी कि इनके बीच में जो फोर्स है वो किस किस के बीच में है, एक तो पॉजिटिव पार्टिकल और दूसरा कैसा होगा, नेगेटिव पार्टिकल्स के बीच में। पॉजिटिव पार्टिकल एंड नेगेटिव पार्टिकल्स आर अट्रैक्ट टू ईच अदर ऑलवेज एंड positive and negative particles are repelled to each other. Now so from here that we can see that electrostatic force of attraction is a very strongest force, and in metallic bond here this bond is also a strong bond. Now next point is that is melting point and boiling point. मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब हमने यहाँ बात करी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, जिसके बीच में बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा तो उन्हें वहां तोड़ना भी क्या होगा, बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, ज्यादा हीट अप्लाई करनी पड़ेगी। इट मींस वहां मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा, वेरी हाई। ठीक है। एंड फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें NaCl, तो NaCl को मॉल्टन स्टेट में लाने के लिए उसे 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से अबव हीट करना होता है, देन इट बिकम इन द मॉल्टन स्टेट, देन 800 डिग्री सेल्सियस इज द हाईएस्ट टेम्परेचर। सो वी कैन से दैट द here the melting point and boiling point of ionic solids are very high. And next is metallic solids. metallic solids के अंदर metallic bond है। अब मेटेलिक बॉन्ड भी स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है, हाई होता है। ठीक है, यहाँ पे भी कैसा होगा, हाई होगा और इधर भी हाई होगा। लेकिन अगर हम कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो कोवलेंट सॉलिड्स हमने पढ़ा हुआ है कि कोवलेंट बॉन्ड किसके बीच में होता है, नॉन मेटल्स के बीच में होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होता इतना ज्यादा, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होगा। किसके थ्रू, एग्जांपल के थ्रू हम पढ़े, एक्सेप्शनल केस होते हैं कुछ, जैसे डायमंड है, तो डायमंड इज अ वेरी हार्ड सब्सटेंस, सो the melting point of the diamond is very very high. So from here we can say that the melting point and boiling point of covalent solids are very high. But in case of molecular solids there is a weak van der Waals force of attraction, so here the melting point and boiling point is low. Now अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी में क्या होता है, कंडक्टिविटी इट मीन्स
विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह। तो जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, लेकिन मॉल्टन स्टेट्स के अंदर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस की वजह से। सेम हियर, दैट इज मेटालिक सॉलिड्स आर आल्सो कंडक्टिव, but in case of covalent solids, here is there is no flow of electrons, so we can say that the here is low conductivity, and same case in the molecular solids, that there is low conductivity. And now the example of the ionic solid, that is NaCl, ZnS, zinc sulfide. Now here Na positive, Cl negative, Zn plus 2 and S minus 2. And metallic solid, all metal atoms, that is copper, aluminium, है ना, iron. कोवलेंट सॉलिड्स, कोवलेंट बॉन्ड किसके बीच में होगा? नॉन मेटल्स के बीच में होगा, दैट इज सिलिकॉन, या फिर आप कह दीजिए कार्बन के बीच में। तो कार्बन भी क्या है? एक कोवलेंट सॉलिड है। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, हियर इज दैट इज H2O एंड क्लोरीन Cl2, I2, that is. Now in molecular solids there are two types of solids are present, polar molecules and second is the non-polar molecules. And the non-polar molecules are those in which the sign charge on the ions and cations are same. For example, if we say that I2, now that I2 is a non-polar because here I and I, now both iodine have negative charge. जिस भी एटम्स के ऊपर सेम चार्ज होगा, जो सेम एटम से मिलकर बने होंगे, उसे हम क्या कहेंगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहेंगे। एंड पोलर मॉलिक्यूल्स विच हैव द अपोजिट चार्ज। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे H2O, नाउ हियर H2 हाइड्रोजन इज ए प्लस चार्ज एंड ऑक्सीजन हैव नेगेटिव चार्ज। Now so from this is that the polar molecules and non-polar molecules. Now the next topic is that what is lattice and what is unit cell. Next topic is that is lattice. What is lattice? Now the lattice is a lattice is a regular arrangement of a constituent particle in three-dimensional is called a lattice. Now lattice is a regular arrangement of a constituent particle in 3D या 3-dimensional. In 3-dimensional. is called a lattice. For example के लिए जो constituent particles हैं वो क्या हो सकते हैं? एटम भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। उन एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स को एक रेगुलर अरेंजमेंट में अरेंज करना, उसे ही हम 3-डायमेंशनल के अंदर उसे हम क्या कहेंगे? एक लैटिस कहेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमारे पास कोई स्फीयर एटम है, यहाँ हमने इसको स्फीयर से एटम्स को रिप्रेजेंट किया है, तो हम एक अरेंजमेंट बनाते हैं, दैट इज 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ हमारे पास 5 ये एटम्स है। उसके बाद हमें नेक्स्ट एटम को अरेंज करना है, तो हम इन दोनों के जस्ट बीच में हेयर 1 2 3 और यहाँ फिर 4। नेक्स्ट आइटम इसके बिल्कुल नीचे, हेयर 1 2 3 4 एंड 5। नेक्स्ट इज हेयर 1 2 3 एंड 4। इट मीन्स ये एक रेगुलर अरेंजमेंट है कि पहले 1 2 3 4 और 5, उसके बाद हमने कहा कि 2 के बीच में 1, 2 के बीच में 1, 2 के बीच में 1। ठीक है, उसके बाद जस्ट पहले वाले के बिल्कुल नीचे, जस्ट पहले वाले से बिल्कुल नीचे, यहाँ इस तरह से करके हमने क्या बनाया? रेगुलर अरेंजमेंट की है।
अब इस रेगुलर अरेंजमेंट के अंदर यहाँ पे ये जो स्फीयर है ये किससे डिनोट किया, हमने एक पॉइंट से डिनोट किया। तो इस पॉइंट को हर एवरी पॉइंट इन ए लैटिस इज नॉन एज ए लैटिस पॉइंट। यहाँ पे ये जो भी है जितने भी पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, लैटिस पॉइंट कहेंगे, दैट आर लैटिस पॉइंट। Now from here the definition of the lattice point is that every point in the lattice is known as a lattice point. Now the next is unit cell. This is a lattice, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, लैटिस है। ये जो यूनिट सेल है, यूनिट सेल को रिपीट कर करके हम क्या फॉर्म करते हैं, पूरा एक लैटिस फॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दैट व्हाट इज अ यूनिट सेल। The smallest 3D unit which can form lattice after repetition again and again, again and again। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हम एक वॉल बना रहे हैं, दीवार बना रहे हैं, तो उस दीवार के लिए हमें सबसे पहले किसकी जरूरत होती है, ब्रिक्स यानी कि ईंट की जरूरत होती है। उस ईंट को रखते रखते जो ईंट है उस ईंट को ऊपर ईंट रखे हुए एक रेगुलर अरेंजमेंट करके हुए हम पूरी क्या कर देते हैं, दीवार फॉर्म कर देते हैं। तो वहां पे जो ईंट है हमारे पास, ब्रिक्स है, वो हमारी क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, जिसे हम बार बार रिपीट करके एक क्या फॉर्म कर रहे हैं, लैटिस फॉर्म कर रहे हैं। ये पूरी की पूरी दीवार क्या है, एक लैटिस है। और यहाँ जहां से हमने उस ब्रिक्स से शुरू किया था तो वो एक सिंगल ब्रिक्स, दैट इज ए यूनिट सेल। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम यहाँ इस 3D डायमेंशनल डायग्राम्स के अंदर अगर समझना चाहें तो मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, कोई एक पॉइंट है, यहाँ इनको कंबाइन करके हमने इस तरह से यहाँ इधर हमने इनको कंबाइन करके हम एक लैटिस फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ ये हमारे पास क्या है, एक यूनिट सेल है। इस यूनिट सेल को रिपीट कर करके अगेन से अगेन हम क्या फॉर्म कर देते हैं, एक लैटिस फॉर्म कर देते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं इसी तरह से, तो यहाँ ये इससे ये इधर, यहाँ इसको इससे यहाँ इधर और ये, तो यहाँ पे भी ये क्या फॉर्म कर दिया, देखो एक लैटिस फॉर्म हो गया। तो ये क्या हो गया कि ये हमारे पास एक शेल, ये यूनिट सेल होगी, क्या है ये हमारे पास एक सिंगल यूनिट सेल, जिसे रिपीट कर करके अगेन एंड अगेन हम क्या फॉर्म कर देते हैं, एक लैटिस फॉर्म कर देते हैं। उसी तरह से इसको अगर आप आगे इंक्रीज करोगे देन फ्रॉम हियर वी कैन आल्सो मेक, है ना। तो यहाँ ये हमारे पास क्या है, ये भी एक लैटिस है। तो यहाँ इस तरह से हमने उस यूनिट सेल को रिपीट कर करके एक क्या फॉर्म कर दिया, लैटिस फॉर्म कर दिया। तो यहाँ ये जो पूरा का पूरा क्या है, हमारे पास एक लैटिस है, और इस लैटिस का एवरी पॉइंट इज ए लैटिस पॉइंट एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ 3 डायमेंशनल which can form lattice after repetition again and again, जिसे बार बार रिपीट करके हम एक लैटिस फॉर्म कर दें, उसे हम क्या कहेंगे, यूनिट सेल कहेंगे। Now the next topic is that types of unit cell. So next is unit cell. Can be classified into cell, into main cell। That is, first is primitive unit cell or simple unit cell।
And now the second is centered unit cell. Centered unit cell. By the centered unit cell, we can classify unit cell in the three main. That is, first is face centered, second is body centered, and third is the end centered. Now we will discuss that one by one. What is simple unit cell, what is face centered unit cell, what is body centered unit cell, and what is end centered unit cell, one by one with the example.